Hello, good morning. And in this video, we are going to be looking at Hindi Language 2 of the 2023 20th August paper. So let's dig in. So this is Hindi as language 2. Most of you, I will expect that you have taken English as your language 1 and Hindi as language 2. So I will not read out the passage per se, but it starts as जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का और कभी इससे ऊपर भी सदैव तनाव को का दुख घेरे रहता है. So this is how it starts. Actually it's a short passage. Let me just read it out. इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं. दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है. दुखों से दूर रहने और दुख पाने की चाह में और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं. यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है. पाप का फल सुख होता है. सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत होनी चाहिए, करनी चाहिए. So I always generally tell my students that start with the questions, and if you look at the question, so if you go to question number 126, if you look here, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? So if we start from here, for example, so धर्म से धार्मिक इक आएगा, सुखिक दुखिक पापिक, there's nothing like this. So the answer to this is 1, dharmik. Okay. In the exam, this will be a faster way for you to do the paper. So let's say 126 is dharmik, dharm, option number 1, dharm में आता है. Let's move on to question 127. समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? धर्म, सुख, दुख, पापी. So here papi is the correct answer because papi is a व्यक्तिवाचक संज्ञा. This is a noun, whereas the others are abstract nouns or भाववाचक संज्ञा. So 2 questions are done for you. You have done question number 126 and 127. So now let's quickly look at question 121. गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है? And सबसे बड़ी भूल क्या है? These are the 2 questions that we have taken. Let's try and see what kind of answers we have. अभाव का, स्वभाव का, this is there in line 1. And सबसे बड़ी भूल क्या है? सुख पाने के लिए गलत काम करना, या what the whole thing is. So let's see out here it is given. और इसके ऊपर सदैव तनाव का दुख. So we know that the answer out here will be तनाव का, अभाव का, स्वभाव का, पीड़ा का, but सबसे ऊपर is तनाव का. So we will go with 4. सबसे बड़ी भूल क्या है? This was mentioned out here. यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है. So what is हमारी सबसे बड़ी भूल? दुख से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है. दुखों को दूर करने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करते हैं. यही हमारी सबसे बड़ी भूल है. तो सुख पाने के लिए गलत काम करना, this will be the correct answer. So 21 and 121 and 122 is done. सुख कहाँ होता है? तो जहाँ धर्म होता है वहाँ सुख होता है, because it is mentioned out here. जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है और जहाँ पाप नहीं है वहाँ दुख नहीं है. तो therefore वहाँ सुख है. गद्यांश के मूल विषय में क्या शामिल नहीं है? दंड, सुख, दुख, धर्म. So the Gadyansh has spoken about Sukh, Dukh as well as Dharm. It has not spoken about Dand. तो दंड शामिल नहीं है. गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है. तो गलत कार्य करने से हमें सुख की हानि होती है. पाप होता है, दुख होता है, सम्मान की भी हानि होती है, but सम्मान has not been mentioned out here. So यहाँ the correct answer would be सुख की हानि, and 126 and 127 are already done. So that way we complete comprehension passage number 1. Let's go on to the comprehension passage number 2. भारत में पर्व, उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है. I'm just reading out the passage because it's a short passage. इनके जरिए न सिर्फ संस्कृति प्रसिद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है. मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया. मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है.
संगई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार का आयोजन पहले से और भी ज्यादा भव्य स्वरूप में सामने आया है, क्यों जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बों को दिखाता है। ये महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया है। जब ऐसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है, तभी इसकी पूरी क्षमता आ पाती है। So I'm going to go through the questions one by one, but if you look out here, if you see question 133 महोत्सव का संधि विच्छेद या इत प्रत्यय का उदाहरण है, and one more गद्यांश में किसकी क्षमता सामने आती है. I think there was one more. So you'll see there are quite a few questions, 3-4 questions which you can finish. But since we are doing this as a paper that you would do, I will start with question 128. So संगय महोत्सव का आयोजन डैश में किया गया. So ये once we know, we have read, this is मणिपुर में किया गया because it is not that is clearly mentioned. भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो त्योहार, उत्सव, मेले सब शामिल है, संघर्ष शामिल नहीं है. So this is only one. मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है, कला और कारीगरी has not been mentioned. स्थानीय उद्योग, प्राकृतिक सौंदर्य. So प्राकृतिक सौंदर्य has been specifically mentioned. So the answer we will go with 3. Although I'm sure कला और कारीगरी के लिए भी प्रसिद्ध होगा, but that has not been mentioned out here. The two which have been mentioned is प्राकृतिक सौंदर्य and सांस्कृतिक समृद्धि. So these are the only two answers we would have taken. संगई महोत्सव का आयोजन डैश आयोजन से डैश को भी लाभ हुआ. तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुआ because that has been mentioned. पहले और अब में महोत्सव के आयोजन का मूल अंतर क्या है? पहले इम्फाल में होता था, अब पूरे राज्य में है. This is specifically taken from the passage. Okay. महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? So this is महा उत्सव. So common sandhis you need to learn up. इत प्रत्यय का उदाहरण क्या है? So आकर्षित will be इत प्रत्यय. प्रकृति doesn't have a pratyay. Sanskritik is ik. Sanskriti will be, I guess that's a full word by itself, and आकर्षित is it. गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात हो रही है? तो पूरे महोत्सव की क्षमता के बारे में बात हो रही है. Answer will be 2. So that was the comprehension part. We now move on to the pedagogy part. So 136, छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, that is TPR, Total Physical Response, इस विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया. पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, that is TPR, शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? So TPR is a learning approach or a teaching approach in which the child, this is done for smaller children, but you can remember it by remembering the song, like put your left hand in, put your left hand out, or head, shoulder, knees and toes. So the teacher will use words which the child then has to touch or point and do, so that there's a total physical response. So anything that is where the teacher is using words in the target language and this child is doing, that will be your TPR response. This question can come in any language method. So in English also it can come. So it should be understanding or be clear about the concept. So let's see the options. गतिविधि ना करवा कर प्रश्न पूछे. So that is wrong. गतिविधि और एक्टिविटी तो करवाना ही है. तो कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए. दिस सीम्स लाइक अ ओके आंसर. लेट्स सी इफ देयर इज अ बेटर आंसर. ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके. सो नहीं, इट कुड बी दैट दे हैव टू मूव अराउंड. कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां. श्रवण इज ओनली लिसनिंग. सो नो, नन ऑफ दीज आर करेक्ट. सो 2 would be the best option out here. कुछ शारीरिक गतिविधियां कराएं. It has to be do with the body moving. So this is the best option. 137,
व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? सो यू आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग द रूल्स विच इज द डिडक्टिव अप्रोच और द निगमनात्मक अप्रोच. ओके, सो विधि जहाँ पे नियम पे ज्यादा जोर दिया जाता है, दैट इज द डिडक्टिव अप्रोच. 138. एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बनाती है. मुक्त लेखन इज फ्री राइटिंग. अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? लिखावट पर, नो, दैट इज हैंड राइटिंग. विषय वस्तु की सटीकता, दैट इज एक्यूरेसी. विषय वस्तु की में प्रवाहता, फ्लुएंसी, yes. So in free writing we focus mainly on the fluency, not on how correctly he writes, because we are not focusing on correct writing in free writing. We are talking more about how fluently the child is using language. Let's see the fourth option, pravah और सटीकता दोनों पर. So no, the answer is विषय वस्तु में प्रवाह. Fluency in writing is what we are looking at when we are talking about free writing. टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना. So top down is looking at the overall meaning. अधोमुखी और bottom up से क्या आशय है? So bottom up is the opposite of top down, where you're looking at words and then going on to the full meaning. So लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं. पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना नहीं. पठन पूर्व पर ध्यान देना, प्री रीडिंग, नो. सो पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, this will be a bottom up approach among the four given out here. 140. भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? So as a language teacher, what should be your first responsibility? शिक्षार्थियों को निर्देश देना, instructing them, no. शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकता का पहचान करना, yes. Communicative opportunities. Let's just read the other. शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना. So what do I have to teach? Curriculum development? No. शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग को वर्ग समूह में बनाना. So no categorization. So as a language teacher, संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना will be primary responsibility. 141. एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है, that is she holds it correctly, और उसके पृष्ठ पलटती है. इन सब में क्या सम्मिलित है? So this is called emergent literacy. That is, the child does not know how to read maybe, but the child definitely knows what is the correct side. The fact that you read English from left to right or Hindi also from left to right, so being able to turn pages, it shows that she has some kind of a literacy, pre-literacy. So this is called emergent literacy, which has been mentioned out here, Udgami Saksharta Kaushal. So because of the word emergent, you can take this as the answer. 142. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. So this is a assertion and reason question. शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए अनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है. So the first part is correct. There you are inherently you are able to learn language, but परिवेश as environment की कोई भूमिका नहीं होती है. So A is wrong. A is wrong is the only option which gives A is wrong is A गलत है और R सही है. In an exam, I would not. The moment A is wrong and the only option which gives A is wrong is 1, I will just mark that and move on. But since we are trying to understand this paper, let's see what R says. R should be correct. भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव होता है. So that is correct. So A is wrong. Mostly when they write out the options, there's only one option which says A is wrong. So if you read A and it is wrong, then just mark that and move on. So let's move on to question 143. पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है. So you try to understand words in the context that they are
being taught. This in English is called integrated learning, and in I think it's called Samagra Bhasha Upagam. So integrated learning is learning in context. Okay, so you don't individually teach words first. Uh, you teach the entire thing, and the child is able to pick out the meaning of the words based on the context in which it is being taught. भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? So this is called अधिभाषिक योग्यता और the ability to use language. Okay, so having a language ability. So you are able to think about the language and you are able to use the language. एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी-कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुना है। ये कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन से सबसे बेस्ट आंसर या सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? Now, if you have done paper 1 and in English, the same question has been asked, but it has been asked in a different manner. After giving the same example that the mother asks the teacher, why is my child using language which she has never heard before? The question in English was asked as, what approach is the mother thinking? Here the question has become, what would be a good answer for the teacher to give to the mother? तो इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? So we are looking at Chomsky's theory out here, that children learn language because they are innately able to learn it. So let's see what talks about it. रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषा आविष्कृत करते हैं. So this is not correct. बच्चे भाषा केवल अपने वयस्क से नहीं, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है. So child is innately able to learn it. बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन is reinforcement. We are now going to look at that. The correct answer is option number 3. प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने के लिए 146. तो प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति स्ट्रैटेजी, जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देखते हैं. वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है. बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है. ये युक्ति क्या कहलाती है? So the same question has been asked even in the English one. So those of you who have done this paper, that will be very good. So this is called dialogic reading or Sambhashik Pathan. So Sambhashik Pathan or dialogic reading is when you pick up a topic. Generally that's what happened with storytelling. You tell a story, the adult will tell the story and then ask questions based on the story, or ask what do you think, and based on that one topic there's a lot of conversation or dialogue taking place, and that is called dialogic reading, or in Hindi it is Sambhashik Pathan. Let's move on to question 147. एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? श्रवण कौशल is listening skill. शिक्षार्थी को वो सब सुनने के लिए कहना जिससे वे निष्क्रिय होकर सुने. निष्क्रिय is inactively, passively listening. No, not the best. शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके, so talk to them actively. Okay, let's see. अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशल पे सुनो. शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुनकर तथा अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों का संलग्न कर सके. सो yes, give them opportunities where they can hear a lot of people talking, and there's a lot of श्रवण संबंधी गतिविधि, that is listening activity. 148. Another assertion and reason. Let's see. प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है. Not really.
we are not looking at accuracy at the प्राथमिक स्तर. व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्य चर्चा का अभिन्न अंग है. That is true. So again, A गलत है परंतु R सही है. प्राथमिक स्तर पर at the primary level, our focus is the child being able to use language on their own. We are not looking at accuracy. We are using at the child being able to uh, have functional literacy. So FLN is a very, very important concept out here. 149 भाषा. भाषा अधिगम की प्रकृति, that is language, how to teach language, और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं. So when you are talking about in teaching, in teacher teaching, teacher training a teacher, शिक्षण शास्त्र, what is the like when you're talking about language teaching, if you're talking about principles, सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों के बारे में, so the options that you have. So this is your approach. What is your approach to teaching a language? And approach in Hindi is upagam. Upagam is approach. Yukti is your strategy or technique that you use. Pathyakram is the curriculum, and Vishay Vastu is the topic. So we are talking about the approach to language teaching out here. रचनात्मक मूल्यांकन, so that is formative assessment. रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? So what is formative assessment? परिवर्तन से संबंधित नहीं है, नहीं, we have परिवर्तन. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? Want to know what is happening in the teaching learning. अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है. So this will be the correct answer, because कोई कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है, तो पूर्व निर्धारित विशेष चरण में summative assessment is done, formative assessment is not done. So with that we come to the end of 150 questions. So that was Hindi language 2 of paper 1 of the 20th August 2023 paper. If you have any suggestions or comments, please do put it in the comments below. I hope you like what I'm doing. You can always let me know what is it that you want me to. Thank you for watching.